अक्सर हम सोचते हैं कि बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, पहली बात तो जब भी एक्सप्लोड होगा तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या कंजर्व होता है? मोमेंट। क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स आप देखेंगे तो क्या होगा? जीरो। बच्चा सोचता है कि अगर मान लो बम रखा है टेबल पर, उसके दो टुकड़े हुए और दोनों आधे आधे टुकड़े हुए, किडनी बना दिया क्या? मानो इसके दो टुकड़े हुए आधे आधे, ये इधर गया और ये इधर गया। बच्चा सोचता है एक्स में नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। तो किस में मोमेंटम कंजर्व कर देंगे? एक्स में। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो उधर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। एक्स में नेट फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व किस में कर देंगे? एक्स में। लेकिन बोला दो टुकड़े नहीं हुए, कितने हुए? तीन। कितने हुए? अब क्या करोगे भाई? मान लो ये दोनों तो इधर इधर गया, ये यहीं गिर गया। अब एक्स में तो ठीक, वाई में भी टुकड़े गए, अब क्या करेंगे? तो बॉम्ब के केस में समझिएगा, एक्चुअली ये पूरा न्यूक्लियर अंदर क्या हो रहा होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो कहते हैं अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से जो होता है नीचे इसका क्या लग रहा होगा? mg। क्या लग रहा होगा? वो mg उसके काइनेटिक एनर्जी जो उसकी वजह से जो फोर्स होगा उसके रिस्पेक्ट में ये mg बहुत क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। और पूरा नेट फोर्स हमेशा क्या रहता है? जीरो। चलिए देखिए, सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर कौन सा है? 5। लास्ट क्लास में भाई एक एसी चला दूं? नहीं नहीं, उधर वाला है। हाँ नहीं, उसके बगल वाला उसके साइड वाला। हाँ चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर सेंटर ऑफ मास किस पर हो? रेस्ट पर हो। और रेस्ट पता करने का तरीका था कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा तो एसीएम क्या होगा? जीरो। एसीएम जीरो होगा तो वीसीएम क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। बट हमेशा वो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सेलेरेशन अगर जीरो है इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है और वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है। और अगर वीसीएम जीरो हुआ इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किस पर है? रेस्ट पर है। और जब जब जीवन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा तो हम लगा सकते हैं m1 x1 बराबर m2 x2। इस पर हम बहुत सारे सवाल किए थे, बट कुछ सवाल मैंने आपको काम करने के लिए दिया था, वो शायद सवाल आपने पता नहीं होमवर्क किया था कि नहीं, तो इसलिए पहले मैं डिस्कस करूंगा होमवर्क प्रॉब्लम, फिर उसके बाद और भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे। देन वी विल गो मोमेंटम कंजर्वेशन एंड अगेन देन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, फिर बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रॉब्लम। अब ये गन और बुलेट और वेज हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करेंगे कि हम कवर कर ले। यहाँ तक तो कवर कर ही ले क्योंकि समय थोड़ा कम है। चलिए आइए चलते हैं। ये वाला मैंने आपको काम दिया था, मुझे पता है कि ये होमवर्क आप रिपीट कर दिए होंगे, ये मेरे लिए ही होमवर्क था, मैं खुद को ही दिया था, मुझे ही सॉल्व करना है। देखिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी आगे थी कि दोनों थे, जॉली और डॉली, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बीच में आए थे बोर्ड के। आए थे कि नहीं? जब सवाल सॉल्व किए थे हम पिछली क्लास में, तो शायद वहां पर एक्स का वैल्यू आया था -5/13 मीटर। फिर जब दोनों मीट कर गए तो फिर दोनों गुस्सा गए, दोनों कहां चले गए थे? कॉर्नर पर। कहां चले गए थे? कॉर्नर। एक कॉर्नर पे गया था और एक फिर बीच में आया था, उस वक्त जो भी आंसर आया हो। अब कहानी यह है कि दोनों इस तरीके से बैठे हैं। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। तो ये जॉली डॉली से पूछा कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो? तो डॉली कह रही है कि एक्चुअली प्रॉब्लम आइसक्रीम। अच्छा, आइसक्रीम नहीं दिलाई उसने इसलिए। अच्छा, अब सुनिए। तो इसने पूछा जॉली ने डॉली से कि भाई तुम गुस्सा क्यों हो? तो डॉली बोली कि सुनो, मुझे जो है ना बोट का इस साइड ज़्यादा पसंद है, तो तुम इस साइड आ जाओ और मैं उस साइड चले जाऊंगी। सवाल यही है कि अब ये यहाँ चला है और ये यहाँ चला है, अगर ऐसा हुआ कि वो इस साइड आई और ये उस साइड गया तो इसमें बोट भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट पूछा है, सवाल पढ़ लीजिए। 2 person A and B, that is Jolly and Dolly, standing on plank as shown in figure. If Jolly and Dolly exchange their position, find displacement of the plank. बता दीजिए खटाक से सॉल्व करके आंसर। अच्छा,
ये 100 kg है और ये 10 मीटर है। क्या बोले? कल कितना दिया था? हाँ, तो अब दिया ना। या जल्दी से बता दो। -1, ठीक है, तुम मतलब पीछे मानने होगे। चलिए मैं मानता हूं बोट आगे चली। कहां चली बोट? आगे। कितना? x। पीछे मान लो, पीछे मानोगे प्लस आ गया तो बिल्कुल सही मानने हो, अगर माइनस आ गया तो मतलब उल्टा चलने वाला। मैंने इस बार आगे मान लिया बोट कहां चली। अब सुनिएगा, सिंपल है। अगर बोट को इधर मानते चले हो तो इस साइड कौन कौन चलेगा? बोट और डॉली, बट डॉली उसके अपोजिट में। तो बताओ क्या लिखो? मास ऑफ बोट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट प्लस मास ऑफ डॉली इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉली किसके बराबर हो जाएगा भाई? मास ऑफ, आइए लिखने का धर्म, बोट का मास 100 kg, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट x मान लो, मास ऑफ डॉली। अब कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉली? 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, मास ऑफ डॉली 60। बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉली? 10 माइनस एक्स, बिल्कुल सही, क्योंकि बोट इधर चलेगा। तो अब तो तुम्हें बिल्कुल आ चुका है, एक्स की वैल्यू यहां से सॉल्व करो, प्लस का क्या आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही माने हैं कि बोट, अब जैसे उस बच्ची ने पीछे मान के सॉल्व किया तो माइनस का है, इसका मतलब बोट कहां चली है? आगे चली। अगला सवाल है, देखिए मेरे हिसाब से नहीं, ये यशवर्धन के हिसाब से, उसके हिसाब से जैकलीन को वो जैकी बोलता है और कैटरीना को कैट बोलता है और सोनाक्षी को सोना बोलता है। उसने द्रव्यमान दे दिया है 40 kg, 50 kg और ऑब्वियसली उसका वेट चला जाए तो 60 kg। बिल्कुल सही बना है सवाल। प्लैंक 2-2 मीटर पूरा 4 मीटर का है, ठीक है। और प्लैंक की जो वेट है, प्लैंक का जो वेट है की नहीं कितना है? 90 kg है। सवाल को पढ़िए क्या कहा जा रहा है, मैं बता देता हूं सवाल क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि कैटरीना कह रही है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं, मैं तो प्लैंक के साथ रहूंगी, बट ये दोनों एक दूसरे का पोजीशन क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। अब रैंप वॉक हो रहा था तो इसका पोजीशन फिक्स था, इसको यहां जाना था और इसको यहां आना था। ऐसे सिचुएशन में प्लैंक को कितना खिसकना पड़ेगा? सवाल पढ़ लीजिए, आपको लग रहा अगर मैं इधर उधर कुछ गलत बोला हूं तो पढ़ लीजिए आप और आंसर बता दीजिए। हाय नी मेरा कोका कोला 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 कोला, हाय नी तेरा कोला। स्मूथ प्लेन है, म्यू बराबर है 0। तुम्हारा मानना है, तुम प्लेन को पीछे मानना है, पीछे मान लो, आगे मानना, आगे मान लो। बताइए आंसर, मैं वेट कर रहा हूं। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। बताओ किसका किसका सेम होगा? जो प्लैंक का होगा वही किसका होगा? कैटरीना का होगा, क्योंकि कैटरीना कहीं भी खिसकने वाली नहीं, वो प्लैंक पर खड़ी है। अब जो प्लैंक चलेगा आगे उतना ही कौन चलेगा? कैटरीना चलेगा। तो इसलिए जो प्लैंक आप एक्स मानोगे वही किसका होगा? कैट का होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। बताओ प्लैंक पीछे मानो या आगे? तुमने क्या माना भाई? आगे। तो प्लैंक मैंने बोल दिया आगे चली। अगर प्लैंक आगे चली कितना? एक्स। तो सुनिएगा आगे कौन कौन? मास ऑफ प्लैंक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। जैकी का आगे जाएगा, मास ऑफ जैकलीन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जैकलीन। ये बेवकूफ बच्ची कैटरीना तो वहीं रहेगी, मास ऑफ कैटरीना और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैटरीना वो इधर आएगी।
सोना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोना। मास ऑफ प्लैंक बताइए 90, डिस्प्लेसमेंट कितना मान है x। जॉली जॉली जैकी सॉरी जॉली नहीं जैकी 40 इंटू ये कितना ओके, ये कितना चलेगी जैकी बताओ। अगर प्लैंक उधर चला x तो जो जैकी कितना चलेगी 4 प्लस एक्स, कितना चलेगी 4 प्लस एक्स। कैटरीना 50, कैटरीना कितना चलेगी, गलत x, यही तो गलती है। ये तो किस पर है, रेस्ट पर, कहीं भी नहीं जा रही है, प्लेन के साथ चलेगी, कितना x। अब सोनाक्षी चलेगी 4 माइनस एक्स। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ रही होगी, कितना आ रहा है भाई 1/3 मीटर। मैंने चुन चुन के सवाल करा दिए हैं जो बन सकते हैं, खूब सारे। चलिए आगे, चलिए इस सवाल को सारे ये भी सवाल आए हुए हैं जेईई मेंस में और ये भी सवाल जेईई मेंस में है, तो क्या नीट में नहीं आ सकते, आ सकते हैं, कुछ है ही नहीं, ध्यान से देखो। A block of mass m is sliding on a wedge of mass m. When block reaches lowest point, find displacement of the wedge. बताइए, क्या ये प्लैंक वाला सवाल नहीं है, बिल्कुल है। ये वेज फिक्स नहीं है, वेज कैसा है, मूवेबल है। वेज कैसा है भाई, मूवेबल। बताओ अगर ये ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे, तो वेज कहाँ जाएगा, पीछे। फिर से नेट फोर्स क्या होगा, 0। सेंटर ऑफ मास किस पर रहेगा, रेस्ट पर। तो m1 x1 बराबर m2 x2, खत्म। मास ऑफ वेज इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज बराबर मास ऑफ ब्लॉक इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। बताइए मास ऑफ वेज कितना है, कैपिटल M। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज पूछा है ना, यस, तो वही रहने दो x। चलिए मास ऑफ ब्लॉक बताइए स्मॉल m, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बताइए कितना होगा, L माइनस एक्स, क्योंकि ये तो इसी पर रहने वाला है जब ये नीचे आएगा। तो सीन क्या है, ये कितना खिसक गया पीछे, प्लैंक x, तो उसको कितना चलना पड़ेगा, L माइनस एक्स। ऐसे सोचो कितना चलना पड़ेगा, अगर ये इधर चला गया x तो इसको कितना चलना पड़ेगा, L माइनस एक्स। खत्म हो गया सवाल, बेवकूफ बनाने का तरीका था। यहां से x ऑफ वेज बताइए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, खा रहा हूं, भूख लगी है मुझे, सुबह कुछ नहीं खाया हूं, एक स्टेप खा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ml माइनस एम एक्स, एम एक्स कहां गया, उस साइड, एक्स डब्ल्यू कॉमन लिया तो आया ml अपॉन में m प्लस m, ये आंसर। सिंपल सिंपल। इसको कितना चलना पड़ेगा, L माइनस एक्स। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, इस मास m को लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचाना था, पहुंचेगा तब तक पूछा है। A sphere of mass m is rolling down on a wedge of mass m. When sphere reaches at lowest point, then find distance moved by the wedge on horizontal direction. Again, wedge कैसा है, मूवेबल है, कैसा है, मूवेबल। फिर से अगर ये इधर जाएगा, कहाँ जाएगा भैया, ये पीछे, तो ये कहाँ जाएगा, आगे, इस तरीके से। तो फिर से m1 x1 बराबर m2 x2। सवाल की फीलिंग आनी चाहिए कि बार बार m1 x1 बराबर क्या लगने वाला है, m2 x2। मास ऑफ वेज इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, मास ऑफ ब्लॉक इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। मास ऑफ वेज इज कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। बताइए मास ऑफ ब्लॉक स्मॉल m, बताइए इस बार कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, r माइनस एक्स। चेक करो, चेक कीजिए। हमें तो यहां और यहां के बीच में सोचना है, यहां से इसको यही तो आना था। अगर ये पीछे कितना खिसक गया x, तो इसको अब कितना चलना पड़ेगा, r माइनस एक्स। कितना चलना पड़ेगा, r माइनस एक्स। बिल्कुल पुराना कहानी, वहां l माइनस एक्स था, यहां क्या r माइनस। डायरेक्ट लिख रहा हूं m इंटू आर अपॉन में m प्लस स्मॉल। बस ढंग थोड़ा ऐसा दे दिया, है कहानी सेम ही।
तो यहां पर जाकर अपनी ये कहानी, अच्छा नहीं अभी तो शुरुआत, आज तो भैया सवाल 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 सवाल। इस सवाल को देखिए, पहला है, कह रहा है कि m और 2m दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कोई सा फोर्स नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, दो मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उसने कहा भी है, एज सोन इन फिगर 2 पॉइंट मासेस मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे पढ़िए, इफ इनिशियली पार्टिकल वेर रिलीज्ड, मतलब दोनों पार्टिकल को हम ऐसे पकड़ के रखे थे, छोड़ दिया, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो ये दोनों ऐसे चलेंगे, ये भी इसको खींचेगा और ये भी इसको खींचेगा। अब दोनों चलेंगे तो आपसे पूछा है, ये कुछ दूरी चल लेगा, ये कुछ दूरी चल लेगा। अगर मान लो ये x1 कितना चल लिया, x कितना चल लिया, तो ये कितना चलेगा, r माइनस एक्स। अरे बोलो भाई, तो बताइए, आपसे पूछा है पहले तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन m एंड 2m विल कोलाइड। बताओ पहला पार्ट, बताओ VCM क्या होगा, 0, क्योंकि नेट फोर्स आपको बताया था, मानिए इसको सिस्टम, क्या मानिए, सिस्टम, और सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये भी इसको कितने से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये भी इसको किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, नेट फोर्स क्या हो गया, 0। और अगर पूरा कंबाइंड नेट फोर्स क्या हो गया, 0, तो अभी कल ही बताया था नेट फोर्स 0, तो क्या ACM क्या हो जाएगा, 0। ACM 0 तो क्या हो जाएगा, VCM 0। क्या यहां VCM 0 जरूरी है क्या, नहीं, लेकिन यहां पर होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये जितना चलेगा, इसका मास इंटू दूरी, इसका मास इंटू दूरी, वो हमेशा क्या होंगे, बराबर। ये कब होता है, जब सेंटर ऑफ मास किस पर हो, रेस्ट पर हो। तो VCM 0, तो सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, इसलिए VCM क्या होगा, 0 होगा। दूसरा पार्ट, डिस्टेंस मूव्ड, दो पार्टिकल किसकी तरह ट्रीट करो, टू पार्टिकल सिस्टम की तरह, किसकी तरह, टू पार्टिकल। याद आया कुछ, ये 2m, ये m, मान लो ये x है, तो क्यों टू पार्टिकल से करेंगे, नहीं आएगा क्या उससे, x2m बराबर m2r अपॉन में, इससे भी आ जाना चाहिए, m2 कितना बेटा, 2m इंटू r अपॉन में 3m, सही है, नहीं आया था ये क्या, खत्म हो गया। तो पूछा था आपसे, वो कितना चलेगा बताओ, m 2r/3, तो बताओ 2m कितना चलेगा, r माइनस 2r/3, कितना हो गया, r/3, सिंपल। और सही बात है, अगर इसका मास ज्यादा था, इसको क्या चलना था, कम, और इसका मास कम था, तो इसको क्या चलना पड़ेगा, ज्यादा। ओके, आंसर बताइए। ताररिरु ररिरा रा रा रा। इसका रेडियस कैपिटल आर ही मान लेना, स्मॉल आर मतलब बोले तो कैपिटल आर कर लेना, क्योंकि बाकी तो, अच्छा सब स्मॉल आर में है तो सब स्मॉल आर कर लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, अच्छा सवाल में ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि कुछ रह गया है, मतलब कुछ, ये 12r इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है या यहाँ की दूरी है, इन दोनों की,
क्या आंसर क्या बताया बताना? 20 देखो ये सवाल करवाने के पीछे तो मकसद है पी वाई क्यू है, सुनिएगा गलती क्या होती है। बट मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसने आंसर ये 12 आर, अच्छा अगर मैं ये 12 आर दोनों के सेंटर के बीच की दूरी दूँ तब कितना आएगा? अगर 12 आर दोनों के सेंटर के बीच की दूरी दूँ तब बताना कितना आ रहा है? 10। 10 आर, ठीक ठीक। देखो इस सवाल में, देखो इस सवाल में देने का मकसद क्या है सुनिएगा, नीट वाले आपीक में आया हुआ है। अगर 12 आर ये बीच की दूरी लेके मानो तो मैं करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। m इंटू m1 x1 बराबर m2 x2। तो तुम दूसरे का लिए थे 5m, यहाँ x2 क्या लिए थे बताना? ये x2 क्या लिए थे? 12 आर माइनस एक्स। अगर मैंने इसको इधर चलाया, मान लिया मैंने चलाया x, तो इसको क्या लिए थे? कितना x लिए? यहां क्या लिए थे बताओ? सॉल्व जो किए अभी 25 बट किससे किए फिर? 2 पार्टिकल सिस्टम है। अच्छा M2R वाले से कर दिए, चलो M2R वाले से करते हैं। बताना M2 हो गया 5m, दूरी क्या लिया अब? हाँ कितना ले लिए? 50। बस यही सिखाना था, अब सुनिएगा ध्यान से। चलो जिससे आपको करना है उससे कर लो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, बात को समझिएगा। अगर आपने 15 लिया, क्या लिया? 15, नहीं नहीं 15 तब लिया जब आपने, मैंने 12 दिया उनके यहां से यहां के बीच की दूरी, है ना? तब लिया ना आपने, है ना? तो सवाल में थोड़ा सा चेंजेज है, ये यही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं सवाल क्या है। ये 12 आर ये गलती से उसने यहां तक बनाया, ये पूरा है डिस्टेंस। अब बता दो आंसर। ये पूरा है 12 आर, ये पूरा है बेटा 12 आर। बस ये फाइनल है अब मेरा। ये मुझे सवाल में दिक्कत हो रही थी कि कुछ तो रह गया, अब मुझे क्लियर हो गया। ये पूरा 12 आर। अब बताओ आंसर क्या है? 10। तो आपने रखा कितना, यहां रखूंगा बताओ? 5m इंटू दोनों के बीच की दूरी कितना? 12 आर अपॉन में 5m प्लस 60 6m, तो हो गया 10। अब यही मुझे बताना था कि ये जो आप करेंगे ये पाप है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2, देखिए इधर,
यहां क्या लिखा हुआ है? 2 पॉइंट मास। यहां क्या है? अब ये पॉइंट मास नहीं, अब ये पॉइंट मास। तो ऐसे सवालों में सुनिएगा ध्यान से, ऐसे सवालों में आप इसका अभी क्या मान रहे थे? यहां मान रहे थे, क्योंकि जब ये टकराएगा ना तो इनके आगे के फेस चोच, मतलब चोच इस तरीके से लड़ेंगे। आप समझ गए क्या कह रहा हूं? समझ गए? ये लड़ेंगे, सरफेस पे होगा। तो आप इसका मास कहां मानोगे? सरफेस पे। और इसका भी कहां मानोगे? मास सरफेस पे। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 9r। अब कितनी होगी? 9r। ये सवाल में सिखाना था कि देखो अगर पॉइंट मास आया तो पॉइंट मास में उसके सेंटर ऑफ मास पे मान लो कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि जब वो कोलाइड करेगा ना तो इसके सरफेस कोलाइड करेंगे, और जब सरफेस कोलाइड करेंगे तो इसलिए ऐसे सवालों में फिर आपको यहां पर इसके मास मानने पड़ेंगे, और इनके मासेस के बीच की दूरी अब कितनी हो जाएगी? 9r। तो आपको लिखना पड़ेगा XUM M2 5m इंटू 9r अपॉन में m प्लस 5m 45r/6। तो ये आंसर है 45r/6। तुमने क्या बोला था? तो सही तो हो, तो मेरा मिस्टेक। 15r/2 इसी को बोलेंगे, और क्या? 15r/2। क्या ध्यान रखने वाली बात है, सुनिएगा। स्टार्ट करके इस सवाल को कराने का मकसद ही था कि अगर इफ देर इज नो पॉइंट मास and collision is there and it collide, then masses will be taken on surface of colliding। ध्यान रखिएगा, अगर पॉइंट मास नहीं होगा तो जब भी ये टकराएंगे तो इनका, ये टकराएगा, इनका सेंटर टकराने वाला नहीं। अभी तक पॉइंट मासेस में दोनों को मान रहे थे, दोनों क्या मान रहे थे आप? सेंटर ही जाकर के हो गए। अंतर समझो दोनों में। आप दोनों को टकराओ तो इन दोनों के बीच में आप क्या मान रहे थे? ये पूरा ही क्या है? सेंटर ऑफ मास। ये पूरा क्या है? सेंटर ऑफ मास। जहां बॉडी है पॉइंट मास में क्या होगा? वहीं पर उसके सेंटर ऑफ मास। लेकिन यहां पर अंतर है, इस पूरे बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास तुम यहां माने और इस पूरी बॉडी का यहां माने, जो तुम कितना ले रहे थे? 12r ले रहे थे, और 12r से लोगे तो कितना आ जाएगा? 10r। जबकि टकराएगा जो हिस्सा, वो हिस्सा कौन सा वाला टकराएगा? ये वाला और ये वाला। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 9r। तो वो ध्यान रखिएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, जरा बात को समझिएगा। हमने बोला कि दो टुकड़े हैं या दो मासेस हैं m1 और m2। क्या ये एक दूसरे को कौन से फोर्स से खींचेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इनको मैं क्या मान लूं? एक क्या मान लूं भाई? सिस्टम। बताओ, सिस्टम मान लूं तो नेट फोर्स बताओ इस पर क्या होगा? सिस्टम मान लूं तो नेट फोर्स बताइए। नेट फोर्स 0। चलो नेट फोर्स 0 है, बताओ ACM क्या होगा? ACM क्या होगा? 0। ACM 0 तो बताओ VCM क्या होगा? कांस्टेंट या 0? दोनों हो सकते हैं, इस बात का आपसे ध्यान रखिएगा। VCM 0 भी हो सकता है और VCM क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। अगर VCM 0 हो गया, व्हाट डज इट मीन? सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। गलत कह रहा हूं क्या? और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो गया
तो लिखेंगे m1x1 बराबर m2x2। आंख बंद करके लगा देना। कौन बताएगा अगर वीसीएम कांस्टेंट हुआ इसका मतलब क्या हुआ? बताइए सर, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? और एसीएम भी जीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ? एसीएम जीरो, इट इंप्लाइज A1 बराबर A2 बराबर A3 एंड सो ऑन इक्वल टू जीरो। ट्रू और फॉल्स? अगर एसीएम जीरो है, एसीएम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? पढ़ा रखा हूं, M1 A1 प्लस M2 A2, बोलोगे एंड सो ऑन अपॉन में M1 प्लस M2। अगर एसीएम जीरो है तो मैं कह रहा हूं इसका मतलब है कि A1 A2 A3 जीरो है। एसीएम जीरो तो A1 A2 A3 जीरो। गलत। क्यों? क्या इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होके कैंसिल नहीं हो सकता है? हो सकता है। सुनना फिर से, तुम तो वही बात कह रहे हो कि अगर वीसीएम जीरो तो V1 V2 V3 डॉट डॉट बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। चेक करो, लास्ट क्लास में सब कोई बातें कर रहा है भाई साहब, और जब बातें करते हैं तो पता है दिक्कत क्या है? ये दो, इसका 1 मीटर पर सेकंड। अब समझ गए होगे? अब क्या लिखो इसका? वीसीएम। वीसीएम का फॉर्मूला होता है M1 V1 2 2 जा 4 प्लस M2 4 इंटू माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस 4। क्या गया? जीरो। क्या V1 V2 जीरो है? नहीं, V1 V2 जिंदा है, लेकिन वीसीएम क्या हो गया? जीरो, क्योंकि एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? अपोजिट चल रहे हैं। इसलिए कभी भी वीसीएम जीरो का मतलब ये नहीं है कि V1 V2 V3 ये क्या हो? जीरो हो। पाप है ये। V1 V2 V3 जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसी प्रकार एसीएम जीरो है तो A1 A2 A3 जीरो हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि A1 A2 A3 सब प्रेजेंट होंगे और तब भी क्या आ जाए? जीरो आ जाए। समझ गए? ठीक है। अच्छा, वीसीएम कांस्टेंट से क्या समझोगे? वीसीएम कांस्टेंट से क्या समझाएगा? अच्छा, यहां भी सुनो। क्या वीसीएम कांस्टेंट मतलब V1 बराबर V2 ये कांस्टेंट है? क्या ये कह सकते हैं? नहीं। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। V1 V2 V3 कांस्टेंट हुए जरूरी नहीं। क्या कांस्टेंट होगा? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। पहले जितने से मूव कर रहा तब भी उतने से ही मूव कर रहा है, ये होगा। और अगर ऐसा है तो बताइए वीसीएम कांस्टेंट है। और इसमें अगर मैं कह दूं तो बताओ वीसीएम का फॉर्मूला बताओ क्या था? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में M1 प्लस, देखो इसको क्या कर दो? जीरो। जीरो इंटू M1 प्लस M2 क्या बन गया? जीरो। क्या बचा ऊपर? देखो M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर क्या हो गया? ये जीरो। क्या हो गया? जीरो। लेकिन अगर मैं बोल दूं ये कांस्टेंट है, क्या है? तो फिर क्या लिखोगे? कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। जीरो बोल दिया तो क्या बोलेंगे? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बराबर क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां वीसीएम क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब है क्या? क्या क्या बोलो? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस MN VN शुड बी इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। कुछ गलत कह रहा हूं तो बता दो। और अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब है ये P1 है। पूरा थ्योरी बता रहा हूं, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या कराऊंगा? सवाल। इसका मतलब है ये क्या है? P1। और थ्योरी समझते वक्त समझ लीजिए, एसर्शन रीजन सारे सवाल लेकर चल रहा हूं मैं अभी। इसका मतलब ये क्या होता है? मोमेंटम P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन, ये पूरा ही क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। और बताओ इसका मतलब क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम
कंजर्व, क्योंकि इस पूरे को पी नेट लिखूंगा और पी नेट बराबर क्या लिख दूंगा, कांस्टेंट। अरे बोलो भाई, तो यहां से आप बोलते हो P इक्वल्स टू कांस्टेंट, और जीवन में एक बात समझ आता है कि अगर P कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं इसको P1 बराबर P2 बोलोगे, और मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो यहां से कहानी आ गई बेटा जी, P इनिशियल बराबर P फाइनल, इट मींस मोमेंटम इज कंजर्व। बात समझना, मोमेंटम इज कंजर्व। नेट फोर्स जीरो है तब मोमेंटम कंजर्व होगा। हेलो, नेट फोर्स जीरो है तब क्या कंजर्व होगा, लेकिन अगर मोमेंटम कंजर्व है, क्यों, बात तो सेम है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनना ध्यान से। हाँ, अगर मोमेंटम कंजर्व है तो सेंटर ऑफ मास किस पर है, रेस्ट पर। ये जरूरी है क्या, नहीं। सेंटर ऑफ मास किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। सवाल कर लेते हैं, आपको चमकाहट ला देता हूं, पूरी थ्योरी आपके सामने। पहला पढ़ो, इफ VCM ऑन सिस्टम इज जीरो इट इंप्लाइज V1 V2 V3 इज इक्वल टू जीरो। बताओ बेटा, अभी बताया, अरे अभी बताया। अगला पढ़ो, इफ ACM ऑन सिस्टम इज जीरो इट इंप्लाइज, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एफ नेट सिस्टम पे क्या है, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, फॉल्स। नेट फोर्स अगर जीरो है तो ACM क्या हुआ, जीरो। इसका मतलब यह होता है कि VCM जीरो भी हो सकता है और VCM कांस्टेंट भी हो सकता है। जब VCM जीरो होगा तब सिर्फ सेंटर ऑफ मास किस पर होगा, रेस्ट। बट ये भी तो सीन हो सकता है, और ये हुआ तो मोमेंटम उस वक्त क्या होता है, कंजर्व होता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। ध्यान से अगला पढ़ो, यही मैं अभी बोलना चाह रहा था कि अगर मोमेंटम कंजर्व है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पर नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा। चेक करो, मोमेंटम कंजर्व्ड है तो जरूरी नहीं है ये किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। मे बी वो सब, ये ऑलवेज की बात कर रहा हूं बेटा, ये जो मैं सारे दिया हूं ना तभी मैं बोलूंगा फॉर ऑलवेज, तभी ये सारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। आगे इंप्लाइज मतलब है ऑलवेज, ऐसा यहां पर वो मैंने बता दिया, फॉर ऑलवेज। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। क्या कोई दिक्कत, चलिए। जो आपको देखने को मिलेगा थ्योरेटिकल, वो मैं एक एक बार पढ़ लेता हूं, आपको मैं सारा पढ़ा रखा हूं, देखना। जीवन में हम सब हमेशा सोचते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमेशा मोमेंटम जो होता है, जब भी आप बात करते हो, हमने क्या बोला, आप एक मास दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो सिस्टम पे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो। तब किसकी बात की हम, मोमेंटम। इसका मतलब आपने उसको दुनिया से अकेला कर दिया है, अलग कर दिया, बाकी मासेस से हमें मतलब, तो उन मासेस से मतलब वो आइसोलेटेड है। कैसे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। लेकिन किसके लिए, वही तो बताया आपको, P इनिशियल बराबर P फाइनल होगा, लेकिन ये तब पूरी कहानी है जब तुमने इसको कैसा माना है, आइसोलेटेड, अकेला एक सिस्टम मान लिया, इसके बाहर की दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं। तो नेट फोर्स जीरो होगा तभी, तो वही बोला P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 एंड देन P1 प्लस P2 प्लस Pn बराबर कांस्टेंट। कुछ तो बोलो। अगला देखो, एज लीनियर मोमेंटम। हाँ, लीनियर मोमेंटम, एक बात सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनिएगा, जब भी आज के बाद मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाऊंगा, जीवन में हमेशा याद रखना, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन ग्राउंड फ्रेम से लगाते हैं। कौन से फ्रेम से लगाते हैं, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन पहली बात तो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन लीनियर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे। इसलिए फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी फ्रेम से लगाओ तो आंसर आएगा, लेकिन हमेशा किससे लगाना, ग्राउंड फ्रेम। अगर किसी भी फ्रेम से लगाएंगे तो आएगा, तो क्यों ना हम किसको मान ले, ग्राउंड फ्रेम को। तो हम हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन किसकी फ्रेम में लिखते हैं, ग्राउंड फ्रेम का। आगे मैं पूरा खूब सेंटर ऑफ मास में सवाल कराऊंगा जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बार बार मैं किस फ्रेम में लाना चाहूंगा, ग्राउंड फ्रेम। सुनिएगा आगे क्या बोल रहा है, लीनियर मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अगर तुम डिफरेंट फ्रेम से करते हो तो डिफरेंट वैल्यू आएगी किसकी, मोमेंटम की, क्योंकि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मास इंटू
वेलोसिटी, वेलोसिटी अलग अलग फ्रेम में होगा। लेकिन कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस थ्रू लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान रखना ये लाइन आ जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन का जो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल है, अगर आप ये लिखते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m3 v3 ऐसा, तो ये किस पर डिपेंड नहीं करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। लेकिन ये पर्टिकुलर वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। लीनियर मोमेंटम इंडिविजुअल डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। हाँ, अक्सर बच्चे से पूछो, बच्चा एक चीज रटा हुआ है भाई साहब, पूछो का, सुनो बहुत गलती करते हैं। अभी देखना थ्योरेटिकल पूछूंगा, एफ बराबर लिखते थे डीपी बाय डीपी बाय dt, फोर्स क्या कर दो 0, तो डीपी यहां से क्या हो गया, कांस्टेंट भी हो सकता है। अरे मोमेंटम क्या हो सकता है, कांस्टेंट। अरे फोर्स 0 कर दिए, कब, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो सकता है 0, कब होगा, जब ये क्या हो जाए, कांस्टेंट। मैंने कहा फोर्स 0 है, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है ना। चेंज इन मोमेंटम नहीं, मोमेंटम कांस्टेंट, मतलब अगर मैं इसको कांस्टेंट बोल दूं तो इसको मैं यही तो बोलूंगा पी इनिशियल बराबर, बच्चा क्या सोचता है, ये कहां से आ रहा है, न्यूटन के कौन से लॉ से, सेकंड, थर्ड नहीं होता है, सेकंड होता है, एफ बराबर एम में यहीं से आता है, समझे, कौन से आता है, सेकंड से। और लेकिन लाइन कैसे आएगा सुनिएगा पेपर में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू विच लॉ, थर्ड लॉ। उसका प्रूफ अभी कर रहे हैं, देख लेना अभी आप। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसके इक्विवेलेंट है, सेकंड लॉ के इक्विवेलेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसके है, चेक करो कैसे। थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड एट अपोजिट डायरेक्शन, बोलो टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वलेंट, मतलब तुम मुझ पर फोर्स लगाओगे तो मैं भी प्लेट कर लगाऊंगा, मतलब F अगला वाला F 1 पर लगा रहा है, F on 1 ड्यू टू 2 शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स F on 2 ड्यू टू 1। ये कौन सा लॉ था, न्यूटन का थर्ड लॉ, देखो वहां से प्रूव कर रहा है वो। तो कह रहा है कि अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो न्यूटन के कौन से लॉ के, थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट होता है। ध्यान रखिएगा ये लाइन आ जाएगा बेटा जी, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब नेट फोर्स क्या हो जाए 0, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है तो सिस्टम का नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो देखिए कैसे प्रूव कर दिया उसने, P1 प्लस P2 बराबर क्या माने थे आप, कंजर्वेशन मोमेंटम कांस्टेंट, इसको क्या लिखोगे M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर कांस्टेंट। चेक करना, इनको डिफरेंशिएट करो, मास M1 dV1 बाई dt क्या आ जाएगा A1, dV2 बाई dt क्या आ जाएगा A2, M1 A1 प्लस M2 A2 बराबर क्या हो गया 0, M1 A1 को बताओ क्या बोलेंगे F1 प्लस F2 बराबर 0, F1 बराबर क्या हो गया। तो ये रिसेम्बलेंस किससे करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ से, इक्विवेलेंट टू, ये लाइन याद रखिएगा। और ये यूनिवर्सल है, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसा है, यूनिवर्सल है, और ये सारे लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक, ये सब थोड़ा ज्यादा बकवास कर रहा हूं, ठीक है, अगला वाला पढ़ लो, ये हर जगह लागू है। वो कह रहा है टोटल लिनियर ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज सेंट्रोइडल फ्रेम इज 0। अबे वही बोला, क्या बोला कि अगर टोटल, आप इसको क्या लिख सकते हो M1 V1 प्लस M2 V2, इस तरीके से अगर मैं बोल देता यहां VCM क्या है मेरा 0, क्या है 0, तो M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर क्या होता है 0, वो लाइन वो कह रहा है। अगर आपने मान लिया कि उसका क्या बोल रहा है, देखो टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज सेंट्रोइडल फ्रेम इज 0, इसका मतलब है अगर तुमने VCM क्या मान लिया है 0, तब क्या होगा आपके पास M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। लेकिन कांस्टेंट कब होगा, जब VCM क्या हो, कांस्टेंट हो। अंतर है, कंफ्यूजन होता है बच्चे को, ध्यान सुनेगा, दोनों बात में अंतर है भैया, पहले देख लो, VCM 0 और VCM कांस्टेंट। हमने यहां VCM को क्या माना है कांस्टेंट, तो इस पूरे को P1 बोला, इसको क्या बोला P2, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, बोला समथिंग बराबर क्या होगा कांस्टेंट, तो P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन बराबर बोला था कांस्टेंट। आज के बाद आप सिंपल ये समझिए कि अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है मतलब नेट फोर्स क्या रहा होगा
जीरो। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हो, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो पक्का नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। हाँ, नेट फोर्स जीरो है तो ये हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे भी हो और सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी कर रहा हो। समझ गए क्या कह रहा हूं? इस सवाल को पढ़िए तो आपको सारी बातें, ये प्यारा सा सवाल है, छुटकू सा है बट अच्छा सा सवाल है। पढ़िए, आप आंसर दीजिएगा, मैं नहीं आंसर दूंगा हर एक पार्ट का, मुझे तो आंसर पता है, आप सॉल्व कीजिए। पचास के जी का आदमी है, अपने हाथ में 10 केजी का सूटकेस रखा है और ग्राउंड कहां पर है? जहां बैग नीचे चला गया है, ये ग्राउंड है। अरे ये ग्राउंड से कितना मीटर? 10 मीटर ऊपर। पहले ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर था। उसने बोला है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में यदि उसने पैकेट को क्या करता है? थ्रो करता है। किधर की ओर? नीचे की ओर। किधर की ओर? तो बताओ उसके साथ क्या होगा? कितने मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। पहले का बताओ। सिंपल, समझ गए? वीसीएम किस पर रहेगा? मतलब सॉरी, वीसीएम नहीं, सेंटर ऑफ मास किस पर रहेगा? रेस्ट पर। चेक करो पहले बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, नेट फोर्स मानो। अगर ये इसको नीचे फेंका है तो इस पे फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। और इनको कंबाइंड क्या मान लो? एक सिस्टम। तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो, तो एसीएम क्या? जीरो। एसीएम जीरो, तो सेंटर ऑफ मास किस पर? इसका मतलब है वीसीएम क्या हो जाएगा? जीरो। अगला देखो, क्या नेट फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व हो सकता है? हाँ हो सकता है, मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। बताओ फेंकने के बाद क्या होगा? सिंपल, फेंकने के बाद भी नेट फोर्स क्या? जीरो। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो इसके पास दूसरे पार्ट के लिए क्या लिख सकता हूं? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, दैट इज m1 v1 बराबर m2 v2। m1 v1 बराबर m2 v2। m1 बताओ कितना है? 50। इसका पता करना है। इसका 10 केजी का कहां फेंके हो? नीचे। कितने से? 5। तो v कितना आ गया? मतलब ये ऊपर कितने से जाएगा बेटा? 1 मीटर पर सेकंड से। और इसको कितने से फेंके थे तुम? 5। अगला पढ़ो, हाइट ऑफ मैन फ्रॉम ग्राउंड व्हेन पैकेट रीचेस टू ग्राउंड। अब सोचो नेट फोर्स क्या है? जीरो। सेंटर ऑफ मास किस पर? m1 x1 बराबर, तो रख दो m1 x1 बराबर m2 x2। चलो बताओ m1 बताओ। 50। इसका पता करना है। दूसरा मास 10 केजी। 10 केजी तुम्हें पता है कितना नीचे गया है? 10 मीटर। तो x की वैल्यू आएगी 2 मीटर। 6 कहां से बोल रहे? तो वो कितना ऊपर जाएगा? 2 मीटर। आंसर कितना है? 2 मीटर। गलत। आंसर कितना है? 12। क्योंकि कहां से पूछा है? हाइट ऑफ मैन फ्रॉम ग्राउंड। अक्सर हम ये गलती करते हैं। तो फ्रॉम ग्राउंड मैन की हाइट पूछा है तो हो जाएगा 10 + 2 कितना हो गया? 12।
चेक कर लीजिए तीनों पार्ट। ठीक है भैया, ठीक है क्या? अरे बोलो यार। बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रॉब्लम, बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रॉब्लम क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि बॉम्ब एक्सप्लोड होता है। पहली बात तो जब भी एक्सप्लोड होगा तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या कंजर्व होता है? मोमेंटम। क्योंकि यहां पर नेट फोर्स आप देखेंगे तो क्या होगा? जीरो। बच्चा सोचता है कि अगर मान लो बम रखा है टेबल पर, उसके दो टुकड़े हुए और दोनों आधे आधे टुकड़े हुए, किडनी बना दिया क्या? मानो इसके दो टुकड़े हुए आधे आधे, ये इधर गया और ये इधर गया। बच्चा सोचता है एक्स में नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। तो किस में मोमेंटम कंजर्व कर देंगे? एक्स में। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो उधर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। एक्स में नेट फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व किस में कर देंगे? एक्स में। लेकिन बोला दो टुकड़े नहीं हुए, कितने हुए? तीन। कितने हुए? तीन। अब क्या करोगे भाई? मान लो ये दोनों तो इधर इधर गया, ये यहीं गिर गया। अब एक्स में तो ठीक, अब वाई में भी टुकड़े गए। अब क्या करेंगे? तो बॉम्ब के केस में समझिएगा, एक्चुअली ये पूरा न्यूक्लियर अंदर क्या हो रहा होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो कहते हैं अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से जो होता है नीचे इसका क्या लग रहा होगा? mg। क्या लग रहा होगा? वो mg उसके काइनेटिक एनर्जी जो उसकी वजह से जो फोर्स होगा उसके रिस्पेक्ट में ये mg बहुत क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। और पूरा नेट फोर्स हमेशा क्या रहता है? जीरो। तो आप किसी भी डायरेक्शन में क्या कंजर्व कर सकते हो? मोमेंटम। एक ही लाइन है बस कि बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रॉब्लम में मोमेंटम कैन बी कंजर्व इन ऑल डायरेक्शन एक्स वाई जेड। बस यही लाइन आपको बताना था मुझे। बॉम्ब एक्सप्लोजन में मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड इन ऑल डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड। ये ध्यान रखिएगा। हम सोचते हैं कि नीचे mg रहेगा, चलो इधर इधर तो नेट फोर्स क्या रहा? जीरो। तो सिर्फ किस में मोमेंटम कंजर्व कर देंगे? एक्स में। नीचे क्या है? mg। mg नेट फोर्स अब जीरो y में नहीं है तो y में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, सुनिएगा, इंटरनल एनर्जी होता है इसके पास। कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं उनके बाद वो इतनी ज्यादा होती है उनके रिस्पेक्ट में, जब आप डेटा से कैलकुलेट करोगे तो mg बहुत ना के बराबर हो जाता है और कुल मिला के नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो इन ऑल डायरेक्शन। और ऐसा होते ही हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। इस बात को बस ध्यान रखना है। पहला सवाल आपके सामने है। हाँ जी नहीं है ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस, तभी तो इस स्पेस सूट में रखा हूं, उसको मर जाएगा नहीं तो। बिल्कुल सही सोचे तुम, लेकिन वहां लिखा हुआ है ग्रेविटी फ्री स्पेस, क्योंकि बच जाएगा फिर तो मोमेंटम कैसे मैं कर पाऊंगा? तो उसने साफ साफ बोला है ग्रेविटी फ्री स्पेस। चलिए, दो बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रॉब्लम के दो वैरायटी होते हैं। आज हम शायद वैरायटी वन को कंसीडर कर पाएंगे। कितना टाइम हो गया? शाबाश, 10:08 हो गया। तो चलो कंसेप्ट बता दिए, वापस यहीं से ले लूंगा और एक्सप्लोजन इन मिड एयर, फिर उसके बाद ये सवाल करेंगे। बॉम्ब वाली अगली क्लास में कर लेंगे। वैसे कंसेप्ट बता दिया, वापस यहीं से कर लूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। चलो कोई बात।
सुनिए, बॉम्ब वाले सवाल नहीं आएंगे, सुन लो। मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल दिख सकते हैं, तो m1v1 बराबर m2v2, इतना बता दिया हूं, समझ गए। सेंटर ऑफ मास का जितना पढ़ाया हूं सारा आ जाएगा संडे को। जो बच्चे सुबह नहीं आए थे